गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीए थर्ड ईयर की इस क्लास में पुनः आपका स्वागत है। हमारा फर्स्ट पार्ट में टॉपिक चल रहा था बंगाल में ब्रिटिश सत्ता का विस्तार, और उसमें जो इनिशियल जानकारी थी वो हम लोग अपने लास्ट टॉपिक में कर चुके हैं। किस तरह से धीरे धीरे बंगाल में कंपनी ने अपनी सत्ता को स्थापित करने के प्रयास किए और उन्हें क्या क्या व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त हुई। अब हम बात करते हैं बंगाल के परिप्रेक्ष्य में सबसे महत्वपूर्ण था सिराजुद्दौला। आप लोग 1757 का प्लासी का युद्ध पहले कभी पढ़ चुके होंगे सब टॉपिक्स के रूप में। उस प्लासी के युद्ध का सिराजुद्दौला और अंग्रेजों से ही सीधा संबंध है। अब देखिए सिराजुद्दौला कौन था। अभी हमने लास्ट टॉपिक में बात की थी बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां की। अलीवर्दी खां एक योग्य और पराक्रमी शासक और नवाब रहा था। 10 अप्रैल 1756 ईस्वी को 82 वर्ष की आयु में नवाब की मृत्यु हो गई। अब आप देखिए नवाब की वृद्धावस्था में मृत्यु हुई, और इसके बाद आप देखिए सबसे जो मुश्किल काम था वो ये था कि नवाब की के कोई भी पुत्र नहीं था। संतानें तो थीं, लेकिन संतानों के रूप में अलीवर्दी खां के 3 पुत्रियां थीं और पुत्र उसके कोई नहीं था। तो इसलिए अपने जीवन काल में ही अपनी जो तीसरी पुत्री थी उसके पुत्र सिराजुद्दौला को नवाब अलीवर्दी खां द्वारा अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया था। फिर आप देखिए एक समझदार नवाब की भांति, और कह सकते हैं एक समझदार पिता की भांति, अपनी 3 पुत्रियों का विवाह उसने अपने 3 भतीजों से कर दिया और उन्हें पूर्णिया, ढाका और पटना के गवर्नरों के पदों पर नियुक्त कर दिया। 3 दामाद जो थे वो उसके भतीजे ही थे और उनमें आपस में संघर्ष ना हो इसलिए पूर्णिया, ढाका और पटना का गवर्नर पद उन्हें दे दिया। लेकिन यहाँ फिर आप देखिएगा जिस तरह से पुत्र नहीं थे, ये भी अलीवर्दी खां का दुर्भाग्य था। उसके जीवन काल में ही उसके 3 दामादों की भी मृत्यु हो गई और इसीलिए उसने सिराजुद्दौला को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करा जीवन काल में ही। लेकिन उसकी पुत्री, विशेषकर आप देखिएगा जो घसीटी बेगम थी उसकी सबसे बड़ी पुत्री, वो सिराजुद्दौला के इस उत्तराधिकार को चुनौती दे रही थी। उसने अपने बड़े भाई के पुत्र जो सिराजुद्दौला का स्वर्गीय बड़ा भाई था उसके पुत्र मुराउद्दौला को गोद ले लिया और इस मुराउद्दौला को वो बंगाल का उत्तराधिकारी बनाने के प्रयास करने लगी। फिर आप देखिएगा उसकी जो दूसरी पुत्री थी अलीवर्दी खां की, उसका पुत्र था शौकत जंग जो अपने पिता की मृत्यु के बाद पूर्णिया का गवर्नर बना था। वो स्वयं को बंगाल का सही उत्तराधिकारी मान रहा था। फिर भी इन सारे संघर्षों और इनके षड्यंत्रों के बाद भी अंततः सिराजुद्दौला जो था उसका निर्विघ्न बिना किसी बाधा के राज्याभिषेक संपन्न हो गया। लेकिन अपने राज्याभिषेक के बाद भी या बंगाल का नवाब बनने के बाद भी उसको अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा, अनेक शत्रुओं का सामना करना पड़ा, उनके षड्यंत्रों को झेलना पड़ा। और इन सभी में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे वो थे अंग्रेज, क्योंकि अब अंग्रेज बंगाल पर अपना पूर्ण आधिपत्य चाहते थे। अब देखिए यहाँ बात करते हैं दोनों के बीच संघर्ष की, सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच संघर्ष के कारण। सर्वप्रथम हम इसमें देखते हैं राजनीतिक कारण। दोनों के बीच राजनीतिक कारण क्या थे, तो आप देखिएगा संघर्ष के कारण में जहां एक राजनीतिक रूप से नवाब सिराजुद्दौला सत्ता को सुदृढ़ करने का प्रयास कर रहा था, वहीं उसके विरोधियों जिसमें उसकी मासी घसीटी बेगम, दीवान राज वल्लभ, शौकत जंग उसकी मौसी का लड़का तथा जो मीर जाफर था, ये इन पूरे षड्यंत्रकारियों के या विरोधियों के विरोध का सामना सिराजुद्दौला को करना पड़ा। अब जहां एक और सत्ता कमजोर हो रही थी, षड्यंत्रकारियों के षड्यंत्र निरंतर चल रहे थे, वहीं आप देखिएगा अंग्रेजों ने भी इस स्थिति का पूरा लाभ उठाया। जो दोनों के बीच विवाद का या मतभेद का कारण बना,
उन्होंने नवाब की राजनीतिक अवज्ञा करना प्रारंभ कर दिया और जो सिराजुद्दौला के षड्यंत्रकारी थे, उसके विरोधी थे, उनको अंग्रेजों ने अपना सहयोग प्रदान करना या अपना साथ देना शुरू कर दिया था। नवाब और अंग्रेजों की व्यापारिक सुविधाएं, नवाब द्वारा अंग्रेजों की जो व्यापारिक सुविधाएं थी उनमें कमी करने के प्रयास किए जा रहे थे। कारण क्या था कि इन व्यापारिक सुविधाओं का अंग्रेजों द्वारा निरंतर दुरुपयोग किया जा रहा था। अभी पूर्व में अलीवर्दी खां के परिप्रेक्ष्य में भी हमने ये बात की थी कि अंग्रेज अपनी इन व्यापारिक सुविधाओं को जो उसे शाहजहां और फर्रुखशियर के द्वारा उन्हें प्राप्त हुई थी उनका दुरुपयोग करने लगे थे। ऐसी स्थिति में नवाब सिराजुद्दौला जो अपने राज्य को सुदृढ़ बनाने का प्रयास कर रहा था, वो अंग्रेजों की इन व्यापारिक सुविधाओं पर अंकुश लगाना चाहता था और ये बात अंग्रेजों को रास नहीं आई। तो स्वाभाविक है कि ये अवज्ञा करना, व्यापारिक सुविधाओं में कमी करना नवाब द्वारा अंग्रेजों से शत्रुता मोल लेने का एक प्रमुख कारण बन गई थी। फिर हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट के रूप में अंग्रेजों के प्रति संदेह। निश्चित रूप से सिराजुद्दौला जो था वो कोई अयोग्य नवाब नहीं था और उसके उत्तराधिकारी बनने से पहले ही अलीवर्दी खां द्वारा नवाब को अंग्रेजों के प्रति सचेत कर दिया गया था। यानी सिराजुद्दौला को उसके नाना और बंगाल के पूर्व नवाब अलीवर्दी खां द्वारा ये कह दिया गया था कि अंग्रेजों पर कड़ी निगरानी रखी जाए। अब ऐसा किसने कहा है? प्रसिद्ध इतिहासकार भी हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी भी था, हॉलवेल। उस हॉलवेल के अनुसार अलीवर्दी खां ने ही सिराजुद्दौला को अंग्रेजों पर कड़ी निगरानी रखने की चेतावनी दी थी। अब इसमें आप देखिए कुछ ऐसे हमें उदाहरण भी मिलते हैं जब अंग्रेजों पर अलीवर्दी खां का संदेह करना निश्चित रूप से उचित होता है। इसमें आप देखिएगा 1752 ईस्वी में कंपनी के अध्यक्ष हुगली आए थे तो सिराजुद्दौला ने उनका सम्मान किया था, लेकिन अंग्रेजों का ये कहना था कि नवाब सिराजुद्दौला दिन पर दिन उन पर सिर्फ अंकुश लगाने का प्रयास कर रहा है और अंग्रेजों को वह संदेह की दृष्टि से देखता है, जबकि ऐसा नहीं था। 1752 में हुगली के अध्यक्ष की आदर पूर्वक, सत्कार पूर्वक उसकी आगवानी करना इस बात को ये निरर्थक सिद्ध करता है कि वह अंग्रेजों पर संदेह करता था। लेकिन हॉलवेल ने बार बार इस बात को स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि वह अंग्रेजों के प्रति संदेह करता था। फिर हम बात करते हैं नवाब के प्रति अंग्रेजों की अशिष्टता। आप देखिए एक बहुत सिंपल सा उदाहरण ले सकते हैं कि जब कभी भी सामंती व्यवस्था की हम राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं, जब कोई भी राजस्थान में राजा बनता था, उसका राज्याभिषेक होता था, तो जितने सामंत, जमींदार आदि हुआ करते थे वो राज्याभिषेक के अवसर पर भेंट, उपहार आदि लेकर के पहुंचा करते थे। और ये सिस्टम जो था आप देखिएगा वो सिर्फ राजस्थान में ही नहीं था। आज भी यदि हम देखें, आज हमारे यहाँ जनतंत्र है, लोकतंत्र में भी हम ये देखते हैं जब कोई नया सीएम बनता है या किसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष आदि नियुक्त होता है तो उसके पार्टी के लोग उसको भेंट उपहार दे करके उसका मान सम्मान प्रदर्शित करते हैं। तो ये राजतंत्र में तो परंपरा थी कि नया राज्याभिषेक जब होता था तो जमींदार लोग, अधिकारी लोग, जो भी प्रतिष्ठित नागरिक होते थे वो मूल्यवान भेंटें उसको प्रदान किया करते थे। लेकिन आप देखिए जब सिराजुद्दौला नवाब बना तो अंग्रेजों ने जानबूझ करके दरबार में अनुपस्थित रहने का प्रयास किया और वो वहां ना पहुंचे और ना ही उनके द्वारा कोई भेंटें वहां पहुंचाई गई थी। अब ये एक नवाब के लिए, एक शासक के लिए निश्चित रूप से अशिष्टता का बर्ताव उसके प्रति करना, कोई भी नवाब इसको आसानी से समझ सकता है कि अंग्रेजों ने जानबूझकर उसके प्रति इस तरह का इनडिसिप्लिन, इस तरह की अशिष्टता प्रदर्शित करने का प्रयास किया है। और अंग्रेजों की ये अनुपस्थिति जो थी वो दोनों के बीच
विवाद का कारण बनी, मतभेद उत्पन्न हुए। फिर आप देखिए जब सिराजुद्दौला नवाब बना तो उसने अंग्रेजों के सामने अपनी ये इच्छा जाहिर की कि वह अंग्रेजों की कासिम बाजार फैक्ट्री देखने की इच्छा रखता है, और ये उसका अधिकार भी था। लेकिन फिर भी आप देखिए अंग्रेजों द्वारा नवाब की इस इच्छा को पूरा नहीं किया गया और उन्होंने नवाब को फैक्ट्री दिखाने से साफ इनकार कर दिया। फिर हम बात करते हैं व्यापारिक झगड़े की। दोनों के बीच व्यापारिक झगड़े बार बार हम ये बात कर चुके हैं कि 1717 में फर्रुखशियर द्वारा शाही फरमान दे करके अंग्रेजों को चुंगी मुक्त व्यापार करने की अनुमति दी गई थी। अब इसमें देखिए एक फर्रुखशियर द्वारा एक दस्तक पत्र, ये जो फरमान था उसके साथ साथ ये दस्तक या फ्री पास अंग्रेजों को प्राप्त हुआ था। अब ये फ्री पास जो था इसका भी वो दुरुपयोग कर रहे थे। किस रूप में? आप देखिए ये परमिशन चाहे दस्तक की हो, चाहे शाहजहाँ की छूट फरमान की छूट हो, चाहे फर्रुखशियर के फरमान की छूट हो, वो सिर्फ अंग्रेज व्यापारियों के लिए थी और वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारियों के लिए। लेकिन इसका दुरुपयोग किस रूप में हुआ? उनके जो यहाँ पर मित्र थे, जो हिंदू व्यापारी थे, जिनका उन्हें सहयोग मिल रहा था और जो बार बार उन्हें भी अपना सहयोग प्रदान कर रहे थे, उनके व्यापार को भी उन्होंने चुंगी मुक्त कर दिया था। कैसे? अपने सामान के साथ इस दस्तक का प्रयोग करते हुए वो हिंदू व्यापारियों का माल भी चुंगी मुक्त एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ले जा रहे थे। तो निश्चित रूप से जो बंगाल का नवाब था उसको धौरी हानि का सामना करना पड़ रहा था। अंग्रेजों को पहले ही शाही फरमान के द्वारा चुंगी मुक्त व्यापार करने की अनुमति थी। अब जो हिंदू व्यापारी उन्हें चुंगी दिया करते थे, जो सीमा शुल्क अदा किया करते थे, अब अंग्रेजों ने उन्हें भी अपने माल के साथ उनका माल निकाल करके उनसे होने वाली आमदनी पर रोक लगवा दी थी, जो राजकोष के घाटे को काफी भारी हानि प्रदान कर रही थी। राजकोष घाटे में जा रहा था। फिर आप देखिए दोनों के बीच सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच शत्रुता का कारण क्या था? नवाब के शत्रुओं को अंग्रेजों द्वारा संरक्षण प्रदान करना। और इसमें आप देखिए सबसे महत्वपूर्ण जो थे वो थे घसीटी बेगम और दीवान राज वल्लभ। जब अंग्रेजों की कलकत्ता बस्ती नवाब के शत्रुओं तथा राजद्रोहियों के आश्रय स्थली बनी हुई थी, तो आप देखिए घसीटी बेगम जो थी सिराजुद्दौला की मौसी, उसको बंदी बना लिया गया था। उसी समय आप देखिए दीवान राज वल्लभ जो था, इसने अपनी संपूर्ण संपत्ति को अपने लड़के कृष्ण वल्लभ के साथ कलकत्ता भिजवा दिया था और इस कार्य को करने में, उसकी संपत्ति को वहां शिफ्ट करने में अंग्रेजों ने कृष्ण वल्लभ को सहायता प्रदान की थी। और इसी प्रकार से घसीटी बेगम जो थी, इसकी धन संपत्ति को छुपाने का प्रयास भी अंग्रेजों के द्वारा किया गया था। जब सिराजुद्दौला को अंग्रेजों के इस कृत्य का पता चला तो उन्होंने सर्वप्रथम दीवान राज वल्लभ, जो अंग्रेजों का हितैषी बना हुआ था, उसको दीवान के पद से हटा दिया। और अब अंग्रेजों सिराजुद्दौला को ये पक्का विश्वास हो गया था कि भविष्य में उसके विरुद्ध जो षड्यंत्र रचे जाएंगे उसमें अंग्रेजों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। तो संभवतः उसके शत्रुओं को, उसके विरोधियों को संरक्षण देना भी दोनों के बीच मतभेद का कारण थी या शत्रुता का कारण थी। फिर आप देखिएगा अगले पॉइंट के रूप में हम देखते हैं कलकत्ता की किलेबंदी। सिराजुद्दौला ने आप देखिएगा नवाब बनते ही यूरोप में, इस समय जब वो नवाब बना तो यूरोप में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच युद्ध छिड़ने की संभावना थी और अपने यहाँ भी उसने इन दोनों व्यापारिक प्रतिस्पर्धियों को युद्ध की स्थिति से बचाने के लिए दोनों के लिए आदेश भेजा कि न तो फ्रांसीसी और न ही अंग्रेज कोई किलेबंदी करेंगे और न ही अपनी सैन्य संख्या में वृद्धि करेंगे। कारण क्या था कि दोनों के बीच यूरोप में संघर्ष की स्थिति बनी हुई थी। तो अपने राज्य में
अराजकता और अव्यवस्था को रोकने के उद्देश्य से सिराजुद्दौला ने ये राजाज्ञा या राज्य आदेश निकाला था इन दोनों ही यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के लिए। लेकिन इसके बाद भी आप देखिएगा कि अंग्रेज जो थे उन्होंने और फ्रांसीसियों ने इस राज्याज्ञा को नहीं माना। दोनों ने किलेबंदी करना और अपने सैनिकों की संख्या में वृद्धि करना शुरू कर दिया था। तो स्वाभाविक है नवाब के लिए एक ये बड़े ही अपमान की बात होगी जब उसके यहाँ के व्यापारियों के द्वारा इस तरह की आज्ञाओं का उल्लंघन किया जाए। फिर आप देखिए जब सिराजुद्दौला के द्वारा ये कहलाया गया कि जो उन्होंने किलेबंदी की है उस खाई को पाट दिया जाए, तब एक अंग्रेज अधिकारी ने जवाब दिया कि ये खाई अवश्य भरी जाएगी लेकिन मुसलमानों के सिरों से। तो इस तरह से उद्दंडता का परिचय अंग्रेज अब देने लगे थे, जो दोनों के बीच दिन पर दिन शत्रुता में वृद्धि कर रहे थे। जब अंग्रेजों ने आप देखिए उसकी नवाब सिराजुद्दौला की बातों को बिल्कुल नज़रअंदाज करना प्रारंभ कर दिया, तो नवाब भी शांत बैठने वाला नहीं था और नवाब ने उनके विरुद्ध सैनिक कार्रवाई की। अब इस सैनिक कार्रवाई में आप देखिएगा 4 जून 1756 को जो अंग्रेजों की कासिम बाजार फैक्ट्री थी उस पर सिराजुद्दौला ने सैन्य आक्रमण किया। अब क्योंकि एक विशाल सेना लेकर के सिराजुद्दौला कासिम बाजार पहुंचा था, तो स्वाभाविक है कि अंग्रेज अधिकारी वॉट्स, यहाँ पर इस समय अंग्रेज अधिकारी था, वो अपने चंद सैनिकों के साथ नवाब की विशाल सेना का सामना न कर सका और उसने आत्मसमर्पण कर दिया। 4 जून को कासिम बाजार फैक्ट्री पर अपना अधिकार स्थापित करने के बाद नवाब ने 5 जून को फिर कलकत्ता पर आक्रमण किया और यहाँ सफलता प्राप्त करने के बाद कलकत्ता में भी फिर उसने 15 जून को फोर्ट विलियम की घेराबंदी की। फोर्ट विलियम को चारों तरफ से घेर लिया गया। लगभग 50,000 सैनिक थे जिन्होंने इस पूरे किले को घेर लिया था। अब इस समय गवर्नर ड्रैक था, यद्यपि उसने पहले नवाब की सेना का सामना करने का प्रयास किया, लेकिन जब उसने नवाब की विजय को निश्चित जाना और स्वयं को सुरक्षित करने के उद्देश्य से गवर्नर ड्रैक और उसके कुछ अन्य अधिकारी थे, वो अपने परिवार समेत उन्होंने एक नाव की और हुगली के माध्यम से वो फुल्टा टापू भाग गए। वहाँ अपने आप को उन्होंने सुरक्षा के स्थान से पहुँचा दिया। जब गवर्नर ड्रैक और अन्य अधिकारी परिवार सहित युद्ध मैदान से भाग खड़े हुए, तो पूरे जो फोर्ट विलियम किला था उसकी सुरक्षा का भार अंग्रेज अधिकारी हॉलवेल को सौंपा गया था। अब आप देखिए ये नवाब की जो विजय थी, निश्चित रूप से इससे उसके महत्व में वृद्धि हुई थी और बड़ी आसानी से भविष्य में भी वो अंग्रेजों को परास्त करने में सक्षम हो सकता था यदि उसके विरोधी उसके विरुद्ध षड्यंत्र न रचते। अब आप देखिए ये इन विजयों के बाद हम बात करते हैं, एक महत्वपूर्ण घटना घटित हुई थी, काल कोठरी की घटना, जिसे ब्लैक होल की घटना के नाम से भी जाना जाता है। अब आप देखिए जब फोर्ट विलियम का पतन हुआ, फोर्ट विलियम के पतन के बाद अंग्रेजों की स्थिति जो थी वो काफ़ी दयनीय हो गई थी और इस फोर्ट विलियम के पतन के बाद ही ये काल कोठरी की घटना जो है वो फोर्ट विलियम के पतन से ही जुड़ी हुई है। इसमें आप देखिएगा ऐसा कहा जाता है और ये जो घटना का विवरण प्रस्तुत किया है वो भी हॉलवेल के द्वारा ही दिया गया है कि एक 18 फीट लंबी और 15 फीट चौड़ी एक काल कोठरी थी, जिसमें फोर्ट विलियम के पतन के बाद वहाँ से जो अंग्रेज बंदी लाए गए थे उनको रखा गया था। अब आप देखिए कितनी छोटी सी कोठरी थी, 18 फीट लंबी और 15 फीट चौड़ी। अब हॉलवेल का ये मानना है कि 146 अंग्रेज बंदियों को इस कोठरी में रखा गया था। जब अगले दिन सुबह कोठरी का दरवाज़ा खोला गया तो इन 146 बंदियों में से 123 बंदी जो थे मर गए थे और मात्र 13 बंदी ही जीवित रहे थे।
इस घटना को ही ब्लैक होल की घटना के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, ये जो घटना घटित हुई थी, इस घटना पर विभिन्न इतिहासकार और विद्वानों ने अपने अलग अलग मत प्रस्तुत किए हैं, विभिन्न मत दिए गए हैं। जैसे हॉलवेल ने तो अपना ये मत दे ही रखा है कि किस तरह से अंग्रेज बंदियों को वहाँ रख करके छोटी सी कोठरी में रखा गया था, जिससे दम घुटने के कारण, क्योंकि जून का महीना था और यदि हम बंगाल का क्लाइमेट देखें तो इस समय में वहाँ उमस बहुत ज़्यादा होती है और छोटी सी कोठरी में इतने सारे लोगों को बंद कर देने के कारण उनका दम घुटा और 146 में से 123 लोग मर गए थे। तो ये जो विवरण है हॉलवेल के अनुसार है, लेकिन इसे कई हमारे भारतीय विद्वानों ने इस घटना को गलत सिद्ध कराया। जैसे डॉक्टर भोलानाथ है, डॉक्टर ब्रिजेन गुप्ता हैं, डॉक्टर भोलानाथ और ब्रिजेन गुप्ता, ये भी आपके देखिएगा, इन्होंने जो विवरण दिया है और जिस साक्ष्यों को प्रस्तुत किया वो निश्चित रूप से हॉलवेल की इस बात को गलत सिद्ध करते हैं। देखिए, इन्होंने कहा है कि उस समय में जो भी साक्ष्य थे, जो तत्कालीन ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, जैसे शेर ए मुत्तेखरीन या रायस उस सलातीन, उसमें इस घटना का कोई विवरण नहीं मिलता। दूसरी बात, यदि हम मैथमेटिकली भी देखें, यदि हम गणित के हिसाब से भी देखें तो एक 18 फीट लंबी और 15 फीट चौड़ी कोठरी में यदि हम ठूस करके भी लोगों को भरें तो गणित के उस सिद्धांत के हिसाब से इतनी छोटी जगह में इतने सारे लोगों का आना संभव नहीं है। तो इस आधार पर भी हम ये कह सकते हैं कि हॉलवेल ने जो स्टेटमेंट दिया है निश्चित रूप से वो गलत है। किसी भी बिना पर ये घटना इस रूप में घटित नहीं हुई। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ अंग्रेज बंदियों को इसमें बंद किया गया हो, लेकिन उसकी कैपेसिटी के हिसाब से, आउट ऑफ कैपेसिटी हम उसमें इतने सारे व्यक्तियों को बंद नहीं कर सकते थे। ये सत्य हो सकता है कि फोर्ट विलियम के बाद उसमें अंग्रेज बंदियों को रखा गया हो और संभवतः उसमें कुछ की मृत्यु भी हो गई हो, लेकिन ये वृत्तांत हॉलवेल का सही नहीं हो सकता। तो इस तरह से आप देखिएगा, डॉक्टर भोलानाथ और ब्रिजेन गुप्ता जैसे इतिहासकार विद्वान इस तथ्य को स्वीकार नहीं करते। इस युगकाल कोठरी की घटना के परिप्रेक्ष्य में हॉलवेल के द्वारा दिया गया है। अब आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम अलीनगर की संधि और प्लासी के युद्ध के साथ पुनः प्रस्तुत होंगे। तब तक घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू।